अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। ABCD के नए एपिसोड में सबको खुशामदीद है। आज मैं बात करने जा रहा हूं परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो कि स्वीडन में मिलता है। ये कब मिलता है, कितने टाइम पे मिलता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके अलावा जिस मुल्क से आप आते हैं, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, यूनान से किसी भी मुल्क से आए हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान से आए हैं, तो क्या वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछते हैं? क्या वहाँ का जो श्योरनो परमेसर श्योरनो या आपकी माकरोन वगैरह होगी, क्या उसका भी वैलिड होना ज़रूरी है इसके रिन्यूअल के टाइम पे या फिर इसके अप्लाई करने के टाइम पे? और इसी तरह के मज़ीद सवालात जो कि मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि मुझसे मोस्टली पूछे जाते हैं यहाँ पे स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस परमिट के बारे में, और रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में हम डिटेल के साथ ये वीडियो बनाऊंगा। मैं डिटेल के साथ बताऊंगा आपको रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको रिक्वायरमेंट के लिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट से पहले बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है जी, अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट परमिट आ जाता है तो वो उसके लिए आप रिन्यूअल के लिए बाद में नहीं जाएंगे। इनके वर्क परमिट जो फर्स्ट टाइम 5 साल का मिलता है, उसके बाद आपने ये नहीं कि आपने फिर अगर परमानेंट मिल गया तो फिर उसको 5 साल बाद रिन्यू करवाएंगे। ठीक है, फ़ोटो वगैरह चेंज करना, पिक्चर वगैरह चेंज कराना इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको रिन्यूअल के लिए दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। परमानेंटली आप यहाँ पे स्वीडन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि जो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको स्वीडन में आप आकर रखते हैं, जैसे कि दूसरे सभी स्वीडिश लोग आकर रखते हैं, वो सभी हुकूक के आप भी हकदार होंगे। और इसके अलावा आप 5 साल बाद जब भी आपको मिलता है परमानेंट रेजिडेंस परमिट, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CNS के रिलेटेड सहूलियात होती हैं, लोन वगैरह होते हैं, वो भी आप हासिल करने के हक रखेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है जी? बेसिकली रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो सर्टिफिकेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको म्यूनसिपल से, यानी कि म्यूनसिपालिटी से, जहाँ जहाँ जिस कम्यून में आप रहे हैं, जहाँ का आपने रेजिडेंस, आपके पास रेजिडेंस है, यहाँ के आपके पास एड्रेस था, उन सभी कम्यून में आप जाएंगे, वहाँ पे सर्टिफिकेशन लेंगे कि आप यहाँ से इतने से इतना टाइम वहाँ पे रहे हैं, और आपने कोई किसी किस्म का बेनिफिट फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस नहीं लिया, या अगर लिया है तो भी, अगर नहीं लिया तो भी उसका सर्टिफिकेशन लेंगे। दूसरे नंबर पे फॉर्शिकनिंग कासा से आपने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बूस्ताद बिदराग, यानी कि जो घर के लिए किराए में जो हेल्प वगैरह लेते हैं, या इस तरह की कोई मज़ीद हेल्प वगैरह, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह आपने फॉर्शिकनिंग कासन से नहीं ली। देखें जी, मैं एक चीज़ नोट कर लें यहाँ पे, ये बूस्ताद बिदराग अलग चीज़ है और बार्न बिदराग अलग चीज़ है। वो आप रखते हैं, वो आप जनरली नॉर्मली ले सकते हैं। और इसके अलावा पेरेंटल लीव, पेरेंटल बोनस वगैरह, ये वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। सिक लीव वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं वो आप कंटिन्यू फॉर्शिकनिंग खासा से ले सकते हैं, वो अकाउंट इसमें नहीं होंगी। ये अलग से कोई फाइनेंशियल हेल्प है जो अगर आपने फॉर्शिकनिंग खासा से ली है तो वो मैटर करती है कि आपने ना ली हो। अगर ली हो तो वापस देने पड़ सकते हैं पैसे। तो तीसरे नंबर पे आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेशन जो भी है आपके पास वो आपने प्रोवाइड करना है। काम का कॉन्ट्रैक्ट आपका कंटिन्यू होना चाहिए पिछले 1 साल से। ठीक है, 2-3 महीने की पिछले की मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोन स्लिप जो दे सकते हैं आप, लेकिन ये 1 साल की कहें तो 1 साल की देनी पड़ेंगे। बेसिकली चौथे पे ये कह रहे हैं कि जो खाते बरकत से नहीं, लोन स्लिप जो है आपने 2000 यानी कि पिछले साल की पूरी देनी है। जो पिछले साल से आपके पास काम होना चाहिए, और पिछले साल की जो है सैलरी स्पेसिफिकेशन जो है आपने प्रोवाइड करनी है। इनके जब आपने अप्लाई किया उससे पीछे 12 महीने होगी। और इसके अलावा 5वें नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है जी बैंक की स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पूरे 1 साल की पिछले की, जैसे कि सैलरी स्पेसिफिकेशन पिछले 1 साल की, और बैंक की स्टेटमेंट। और काम का कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, काम का कॉन्ट्रैक्ट मुनासिब है कि फॉरएवर हो या फिर 1-2 साल का हो तो वो भी चल जाता है। 6 नंबर पे हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये ज़रूरी है, लेकिन इन केस अगर आपका केस ऑफिसर पूछ ले तो,
क्योंकि मेरे कुछ यार दोस्त जानने वाले वो भी हैं जिनसे हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा ही नहीं गया। तो अगर किसी से पूछा गया तो यहाँ तक भी पूछा गया कि भाई आपके पास फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं कंपलसरी नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी एक रिक्वायर्ड चीज़ों में से कह सकते हैं आप है। अगर वो पूछ लें तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जी अगली चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, वो आपके पिछले 5 साल में आपने क्या काम किया, कितना काम किया। पिछले 5 साल में आपके पास एटलीस्ट 3 साल यानी कि 36 महीने आपने काम किया हो, और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये कंटिन्यू हो और काम वगैरह अच्छा हो, ठीक है। तो पिछले 5 साल का ज़कात बरकत से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। वो स्टेटमेंट्स ज़कात बरकत से आपने ले के प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। इसके अलावा अगली रिक्वायरमेंट है जी जो फ़ी होती है, इमिग्रेशन स्क्वायर कोड की फ़ी है। जैसे कि हमने पहली दफ़ा 5 साल का वर्क परमिट अप्लाई किया था, तो वही फ़ी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी दोबारा। 1500 करोड़ से लेके 1500 करोड़ अडल्ट के लिए, बड़ी उम्र के जो लोग हैं 18 साल से अबव हैं तो 1500 करोड़, 18 साल से अंडर जो होंगे उनके लिए 750 करोड़, जिनको बच्चों की कैटेगरी में माना जाएगा, तो उनको 750 करोड़ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जी अगली रिक्वायरमेंट है फैमिली की इन्फॉर्मेशन, हाउस कोस्ट के मतलब फैमिली के मेम्बरान कितने हैं, और हाउस के घर की अगर बात करें सिर्फ जी, घर में फैमिली के बारे में बताता हूँ। घर की अगर बात करें तो घर में आपके पास क्या होना चाहिए, घर में आपके पास एक नंबर पे आपका जो रेंट है वो ऐड करना है, प्लस इंश्योरेंस अगर कराई है वो ऐड करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ऐड करेंगे आपकी इनकम कितनी है, कंपेयर करेंगे, और आपके घर के सदस्य यानी कि घर के मेम्बरान कितने हैं। तो अभी जी बात कर रहे थे हम घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, उसमें ऐड करनी है आपने ये चीज़ें। यानी कि अगर अकेला बंदा रह रहा है तो 5157 करोड़ उसकी इनकम होनी चाहिए, प्लस हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस। अगर स्पाउस है, शादीशुदा है, तो उसकी इनकम होनी चाहिए 8520 करोड़, प्लस हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस। और इसके अलावा अगर वो बंदा उसके बच्चे भी हैं तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चों की एज कितनी है। अगर अंडर 7 ईयर होंगे तो उस सूरत में इनके लिए पर बच्चे के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, प्लस करते जाना है इनको 8522 में 2736 करोड़ पर बच्चे के लिए जो कि 7 साल से अंडर हैं, ठीक है। 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2736 करोड़, प्लस इसमें मियाँ बीवी का, प्लस हाउस रेंट, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल। और इसके अलावा अगर आपका कोई बच्चा या आपके बच्चे सभी 7 साल से ऊपर हैं तो उस सूरत में ये जो बच्चों का चीफरा है, जो बच्चों की ये लिमिट है ये बढ़ जाती है। ये बच्चों की लिमिट चाहिए फिर 3150 करोड़ पर चिल्ड्रन के लिए जो 7 साल से अबव हैं। इसमें प्लस फिर अपने ऐड करना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी का 8520 करोड़, अगर अकेला है सिंगल मदर वगैरह है तो 5157 करोड़, प्लस हाउस रेंट, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो इसके अलावा बात करें हम, क्या हमें जिस मुल्क से हम आते हैं, फॉर एग्जांपल इटली से, स्पेन से, ग्रीस से बंदा कोई आता है, तो क्या हमें वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ चाहिए? तो ये बिल्कुल सभी अफवाहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको ये ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन करैक्टर चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेशन आपको स्वीडन के अलावा और कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्वीडिश में आपका जब पर्सनल नंबर मारेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह निकल आएंगे, उसमें भी आपको कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वीडन एक आसान कंट्री है जहाँ पे आसानी से आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट ना पाकिस्तान से, ना इंडिया से, ना बांग्लादेश से, ना किसी यूरोपियन दूसरी या तीसरी कंट्री से आपको करैक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप वहाँ पे इटली, स्पेन, यूनान में अगर कर्ज़ा भी लेके आए हैं, बंदे कुछ कर्ज़ा लेके आते हैं तो ये वहाँ से वेरिफिकेशन उस कर्ज़े के लिए नहीं करेंगे, तो आपको पीआर यहाँ पे अप्लाई करने का हक है। तो यहाँ पे आप बशर्ते कि आपको यहाँ पे सभी कुछ रेगुलरली आपको चलाना पड़ेगा, अपने ऊपर कोई ब्लैक लिस्ट ना हो, जुर्माने वगैरह ना हो आपको स्वीडन में, तो कोई मसला नहीं है। तो क्या वहाँ का रेजिडेंस परमिट, जैसे कि सजोर्नो होती है, आपी माक्रोन होती है ग्रीस में, सजोर्नो इटली स्पेन में होती है, पुर्तगाल में, तो जो कार्ड आपको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिलता है क्या वो वैलिड होना चाहिए?
अगर आपका कार्ड फॉरएवर हो तो वो तो वैलिड ही है। अगर 5 साल वाला है किसी का तो एक्सपायर हो गया है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने 5 साल इस कंट्री में गुजारे हैं, यहाँ पे टैक्स पे किया है, तो ये आपको वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। आपको इस तरह की मुश्किलात में नहीं डालेंगे कि 5 साल बाद एक्सपायर हुआ है तो जाके आप वहाँ पे चेंज कर उसको रिन्यू करवाएं पहले फिर वापस आएँ। तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एपीमाक्रोन या आपका आपकी सोजोर्नो वगैरह, अगर आपका कार्ड रेजिडेंस परमिट तीसरी कंट्री का एक्सपायर भी हो गया तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। और आखिर में मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ इख्तलाफ करेंगे कि नहीं जी 2022 में आने वाला है, जल्द आने वाला है, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन लाजमी आने वाला है, 2025 में हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा फ़िलहाल आज तक जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन नहीं है, ना पासपोर्ट के लिए ना परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए। तो स्वीडिश एक आसान कंट्री है, बहुत आसानी से इंशाल्लाह ये आपको कन्फर्म करेंगे और आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो मेरे वो भी दोस्त हैं जिनको 2 महीने में रिज़ल्ट आ गया, तो आप एक्सपेक्ट करें 3-4 महीने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक भी लग सकता है, ठीक है। तो आप लेकिन उम्मीद रखें तकरीबन 3-4 महीने में आपको पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। फॉर्म ये फिल कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने इसको क्लिक करना है और ये सिर्फ स्वीडिश में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिल करने की वीडियो बनाऊं तो 150 लाइक तक मेरी मदद करें। अगर 150 लाइक आते हैं इस वीडियो के ऊपर तो मैं इसके स्वीडिश में फॉर्म फिल करने की जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट है मैं एक वीडियो बना दूंगा। और किसी मेरे भाई के पास अगर बिजनेस वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा की सूरत में आप 2 साल बाद PR अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल वीज़ा की सूरत में आप 5 साल बाद अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने का आपका टाइम कब शुरू होगा। अगर आपने 5 साल बाद का वर्क परमिट हासिल किया है, जब आपने वर्क परमिट का डिसीजन लेटर हासिल किया था, वो डिसीजन लेटर आपका मियाद तय करेगा कि इस तारीख से आपको वर्क परमिट मिला था। तो उस डिसीजन लेटर से या उस वर्क परमिट से कह सकते हैं जब आपको इशू हुआ था तब से आपने 5 साल आपने गिनने हैं। तो अगर बिजनेस वीज़ा तो 2 साल बाद आप परमानेंट वीज़ा, यानी कि बंदा अपना कारोबार करता है तो 2 साल बाद आप ना परमानेंट वर्क परमिट स्वीडन में हासिल कर सकते हैं। कौन चीज़ हमें ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख ला है, पहले कितना ही मिलेगी, तब तक ले जा सकते हैं। फिर अमान।